प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका से लौट रहे हैं भारत और रामेश्वरम वो पहुंचेंगे और रास्ते में हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें दिख रही थी वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। राम सेतु दिख रहा है ऐसा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री रामेश्वरम पहुंचेंगे और ये बड़ा खास और इंजीनियरिंग मार्वल जिसको कहा जा रहा है पंबन ब्रिज, इसका वो आज उद्घाटन करेंगे। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ये ब्रिज है जिसका एक सेक्शन जो है वर्टिकली उठाया जा सकता है ताकि उसके नीचे से जहाज़ वगैरह, शिप्स वगैरह या बोट्स वो मूवमेंट अपनी कर सकें। और आज का दिन बड़ा खास है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने मेहमानों से भी आपको मिलवा देता हूं। समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। रामनवमी पर रामेश्वरम में प्रधानमंत्री मोदी। और आज एक चीज और खास है आपको मैं बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी का हैप्पी बर्थडे है। जी हां, आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और आज वो पूरे 45 साल की हो गई है। तो इस बहाने हम जो एक कहानी कुर्सी की में चर्चा करते हैं पॉलिटिक्स की, आज उस रास्ते आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लिए कुछ तय कर लिया है। कुछ ऐसे बयान आए हैं जो भविष्य के लिए उसकी एक नई स्ट्रैटेजी बताता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ आपको, क्योंकि आज रामनवमी है, तो मैं अयोध्या में श्री रामलला मंदिर की तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूं, जहां पर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक किया गया। और बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं, वो भी स्क्रीन पर ले लीजिए जरा। सूर्य तिलक की तस्वीरें अयोध्या में। जी ये देखें दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर रामेश्वरम के रास्ते में प्रधानमंत्री हैं और दूसरी ओर भगवान श्री राम के मंदिर में सूर्य तिलक हो रहा है। सूर्य की किरणें जो है एक खास मुहूर्त में रामलला के मस्तक पर पड़ती हैं, उसकी तस्वीर है आपके सामने। अभिजीत मुहूर्त है ये। अभिजीत मुहूर्त कुछ मिनट तक रहती हैं ये। 4 मिनट। घंटे, घड़ियाल, शंख बज रहे हैं और इसी बीच रामलला के मस्तक पर ये सूर्य तिलक हो रहा है। ये देखिए तस्वीर और नजदीक से, अद्भुत। दोनों ही तस्वीरों में आप पुरातन और नवीनतम दोनों के दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम में जिस इंजीनियरिंग मार्वल की हम बात कर रहे हैं, वो सेतु वो वैसे ही ऐतिहासिक जगह हैं, सभी पौराणिक स्थल हैं। राम सेतु भी दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर से, और वो एक आज वैज्ञानिक का युग में वो आपको अभी दिखाई देगा, बड़ा खास जो ब्रिज बना है। और ये रामलला के मस्तक पर भी जो आप सूर्य तिलक होता हुआ देख रहे हैं, ये भी एक किस्म का आर्किटेक्चरल मार्वल है कि किस तरीके से वो पूरा गर्भगृह जो है उसका नक्शा डिजाइन किया गया कि इस अभिजीत मुहूर्त में ये रामलला के मस्तक पर उनका तिलक खुद सूर्यदेव करे। त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये कई बार हम कहते हैं ना कि धर्म और विज्ञान वो अलग अलग करके हम देखते अवश्य हैं, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाएं तो विज्ञान आगे जाते हुए धर्म की तरफ बढ़ जाता है। और धर्म को जब विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए चला जाए तो जीवन की ओर बेहतरी हो जाती है। अब आज के समय में जो लोग रामेश्वरम गए हैं, क्योंकि हम तो बहुत पहले गए हैं, लेकिन मुझे तो आज भी वो याद है, और जो लोग भी वहां गए होंगे उनको ध्यान में होगा कि आज भी वो तैरते हुए पत्थर वहां कुछ मंदिरों के सामने पड़े हुए हैं। बड़े बड़े ऐसे जिसको कहते हैं कि पॉट हैं, बर्तन हैं, उसमें वो तैरते पत्थर हैं। आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़े हल्के से उठा लेते, हाथ लगाए तो समझ में आता है कि अरे ये तो संभव ही नहीं, उसमें छेद छेद से दिखते हैं। अब वो कौन सी वैज्ञानिक तकनीक रही होगी? धर्म रहा होगा, आस्था रही होगी, या हम जिन नल नील की कल्पना करते हैं कि वो विश्व के ऐसे वैज्ञानिक जो भगवान राम की सेना में थे उनके रहे होंगे। लेकिन उसमें भी अगर हम मनुष्य के तौर पर कहते हैं तो गिलहरी प्रयास भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के समय में जब ये राम मंदिर बना है तो कितने लोगों के गिलहरी प्रयास से आज ये भव्य राम मंदिर बना, जिसकी पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जो हम सूर्य तिलक देख रहे हैं, ये कितने लोगों के गिलहरी प्रयास से बना होगा, कितने तरह के वैज्ञानिक। और चूंकि उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मैं अयोध्या में था, तो जो इसका आर्किटेक्चर जिन्होंने किया है, जो इसकी डिजाइन उन्होंने किया, उन्होंने कहा इसके हर कोने को रिमोट सेंसिंग से
3 महीने तक लगाकर देखा गया कि कितने वर्षों के बाद इसमें छोटा सा कुछ फ्रैक्शन, जिसको कहते हैं ना कि हल्का सा वो दबेगा, उसके सारे जो चारों कोनों हैं उस पर, और जितने जगह पर उसके पिलर लगे हुए हैं, जितने खंभे लगे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो वैज्ञानिक आधार पर चलती हैं। हमारे धर्म के मूल में प्रकृति, हमारे धर्म के प्रकृति मूल में विज्ञान, और उस सब के साथ जो प्राकृतिक चीजें जिसको हम वास्तु के लिहाज से कहते हैं, दूसरे लिहाज से कहते हैं, तो उसका भी एक अद्भुत उदाहरण ये राम मंदिर में जो सूर्य तिलक भगवान राम के मस्तक पर। प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में उनका भाषण भी होगा, वो भी आप देखिएगा इंडिया टीवी पर। लेकिन जब धर्म और विज्ञान की बात हो रही है, आइए पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा कार्यक्रम की मुख्य थीम होती है। आज मैंने आपको बताया 45 साल की हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और इस पार्टी के उदय में भी और आज जहां तक पार्टी पहुंची है उसमें भी धर्म और विज्ञान, राजनीति का विज्ञान, इन दोनों की बहुत खास जगह है। और आज अपनी पार्टी के 45 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को दोहराया भी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को वैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ने और जीतने आते हैं, जो अब बीजेपी के लिए अब तो बड़ा मशहूर हो गया है ना कि ये इलेक्शन मशीन है। तो वो उस बात का उल्लेख आज खुद पार्टी के अध्यक्ष कर रहे थे, और वो खुद बता रहे हैं कैसे कि 2 सांसदों वाली पार्टी आज 3 बार अभी लगातार केंद्र में सत्ता में है। इससे पहले वाजपेयी जी के ज़माने में 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे। अब अभी तक जो है इसके साथ साथ विपक्ष जो है ये भी याद दिलाता है कि अब ये ताना कि 30 साल 40 साल एक परिवार ने राज किया है, अब भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा खासा समय मिलता जा रहा है देश में काम करके दिखाने का। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैं जेपी नड्डा जी की बात सुनवाता हूं। सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक संदेश दिया है रामनवमी पर, वो भी देखिए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे 240 मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, 98 से ज़्यादा हमारे राज्यसभा में, 1600 से ज़्यादा हमारे विधायक, हमारे 13 सरकारों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 7 प्रदेशों में हमारी एनडीए की सरकार, यानी आज भारतीय जनता पार्टी और हमारी विचारधारा में ये करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योगदान हुआ है, उसके माध्यम से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी और मास फॉलोइंग के साथ और कार्डर बेस्ड पार्टी खड़े। जब मैं कार्डर बेस्ड पार्टी कहता हूं तो अभी अभी हमारी मेंबरशिप समाप्त हुई है। हम 13.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 13.5 करोड़, 10 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगभग हमारे 6 लाख बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज बनकर के तैयार हुई। चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, गोवा में और हरियाणा में हम 3री बार सरकार में हैं, मध्य प्रदेश में हम 4थी बार सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में हम 2री बार सरकार में। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि 27 साल बाद हम दिल्ली में भी विराजमान हैं। This is the only political party which has got a scientific growth. ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना, इट्स अ साइंस। चुनाव जीतना यह भी एक साइंस है, यह भी एक अपने आप में एक कला है। और वैचारिक अधिष्ठान के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको पूरा करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। अब जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात नड्डा जी ने कही, उन्होंने कहा चुनाव जीतना ये एक विज्ञान है, पार्टी को बढ़ाना ये भी एक विज्ञान है। अभी तक हम सुनते थे ये कला है, पॉलिटिक्स एक आर्ट है, लेकिन वो आर्ट से आगे बढ़कर अब उसको साइंस का दर्जा दे रहे हैं। और बीजेपी का जो ग्रोथ है सर, 1980 से आज 45 साल में 6 बार प्रधानमंत्री, उनके नेता प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और 20 राज्यों में सरकार है, अभी नड्डा जी ने खुद बताया। 13 राज्यों में तो बीजेपी की खुद की सरकार है, 6 राज्यों में उनके गठबंधन की सहयोगियों की सरकार है। तो और 18 राज्यों में जो गवर्नर हैं वो संघ से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। तो मैं अक्सर इस बात को जिक्र करता हूं कि एक ज़माना था कि पिछले 50 साल में जिस रायसीना हिल से 3 बार प्रतिबंध लगा, रायसीना हिल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, आज उस रायसीना हिल से 18 गवर्नर्स संघ प्रतिनिधि हैं।
और 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं। वक्त। और मिनिस्टर्स तो अलग अलग हैं, प्रधानमंत्री जी समेत सब लोगों को जोड़कर देखा जाए। और आप उसे आर्ट कहें या साइंस कहें, साइंस इसलिए क्योंकि ज़्यादा मैथमेटिकल तरीके से एक प्लान्ड वे में किया जाता है। आर्ट होती है जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप वो नहीं बता सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन साइंस में हर चीज़ परिभाषित हो सकती है। तो इसलिए वो और आप सोचें कि यदि आप स्टडी करते हो यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिकल आर्ट सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है। तो साइंस का मतलब होता है सब्जेक्ट है जिसमें साइंस लगा। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का मतलब यह है कि साइंस का मतलब होता है कि वो डिफाइंड है, तो किस तरह से आपको चलना है और कैसे इस पार्टी को बड़ा किया। और ये 45 साल का सफर नहीं है। आप सोचिए जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में तो कितना बड़ा बदलाव हुआ 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी में। 77 में जनसंघ को विलय कर दिया जनता पार्टी में, वो एक बड़ा घटनाक्रम था। और 80 में जनता पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी बना ली भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ तो 2 सीटों पर आई भारतीय जनता पार्टी 84 में 1984 में गांधीयन सोशलिज्म को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। और वहां से आप 303 और आज 240 पर तीसरी बार केंद्र में लगातार सरकार बना रहे हैं। 19 साल में तो 16 पार्टी के 16वें वर्ष में आ गए वाजपेयी जी और जब प्रधानमंत्री हो गए थे एडल्ट ना? हुई पार्टी, मतलब जवान कह लें, 18 साल तो पूरी सरकार थी एक तरह से, क्या बात। 18 साल में। और दूसरी बात मुझे याद आती है कि 70s में करीब शायद 72 की बात है कि जब गुरु गोलवलकर जी जो संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, वो एक बैठक कर रहे थे जनसंघ के और संघ के प्रतिनिधियों के साथ। तो उसमें ये बहस हो रही थी क्योंकि जब वो बन गया था जनसंघ तो 20 साल से सरकार नहीं बन पा रही थी। तो इस पर डिबेट हुई कि क्या हमें विचारधारा छोड़नी चाहिए, क्योंकि विचारधारा के साथ अच्छा। ये मैं इसलिए मैंने आपको घटना जनसंघ कब बना सर? जनसंघ 51 में। 51 में। हाँ। तो 1951 में तो उस पर चर्चा हुई और उसमें उन्होंने कहा कि भाई विचारधारा को छोड़ देना चाहिए क्योंकि विचारधारा की वजह से हमारे साथ लोग नहीं आ रहे। तो गोलवलकर जी ने, गुरुजी ने चर्चा की ब्रिटेन की लेबर पार्टी की, और उनका लेबर पार्टी भी विचारधारा वाली पार्टी है और वो 30 साल लगातार विचारधारा पर चलती रही और फाइनली उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई और उसके 10 साल बाद उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए हमें विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए, विचारधारा पर चलना चाहिए। और उसी विचारधारा का नतीजा है कि उसके बाद 20 साल बाद वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और एक फिर पूरे स्पष्ट लगभग 4 दशक तो वो सर्वाइव करना। आज कांग्रेस को आप देखते हैं कि जैसे ही वो विपक्ष में आई है तो खत्म होने लग गई पार्टी, क्योंकि वो बिना सत्ता के नहीं रही। जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे लंबा समय विपक्ष में रहा है, और वो अकेली पार्टी। लेफ्ट को भी देख लीजिए, लेफ्ट जो है वो भी लंबे समय विपक्ष में रहा, लेकिन वो खत्म हो गया। जनता पार्टी की सरकार और एक नहीं, लेफ्ट भी 13 दिन वाली सरकार छोड़ दी जाएगी। बंगाल में विपक्ष में आते ही खत्म हो गया लेफ्ट भी। तो 1951 से 1998 तक बेसिक विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहे मोटे तौर पर। तो 98 तक इतना लंबा समय, करीब 40 साल आप कह लीजिए, 40-45 साल। और इस बात को आगे बढ़ाएं जरा, वो तस्वीर आगे जो सब लोग व्यूअर्स भी देखना चाह रहे होंगे, इस ब्रिज में क्या खास है। तो एक बार जरा वो तस्वीर थी जिसमें वो वर्टिकल लिफ्ट होता हुआ दिख रहा था और उसके नीचे से एक वेसल, एक शिप जो है वो गुजरा। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर थी। अगर हम वो दोबारा दिखा पाए। प्रधानमंत्री क्योंकि अब उद्घाटन कर चुके हैं और पहली रेल जो है वो गुजर भी चुकी है, ये देखिए जा रही है, रेल क्रॉस कर रही है और ये इस तरीके से उठेगा। अच्छा, हम समझ रहे थे कि एक सेक्शन पूरा उठ जाता होगा, खुल जाता है जैसे गेट खुलता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री का आज के दिन होना, ये भी पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी बहुत इंटरेस्टिंग वक्त चल रहा है। अभी वहाँ उनके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं अन्नामलाई, उनका इस्तीफा हुआ है। अब कौन बनेगा नया अध्यक्ष ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनाव की आप कह सकते हैं कि नए समीकरण जोड़े जा रहे हैं, या ये डीएमके ये शर्त रही होगी कि ये नया ब्रिज बीजेपी को बदले। नया ब्रिज है, पॉलिटिकल ब्रिज, नया पॉलिटिकल ब्रिज बनने जा रहा है सर। नहीं, ये बिल्कुल तमिलनाडु की दृष्टि से अगर आप देखें, चूंकि 2026 में अप्रैल में ही वहाँ चुनाव होने हैं, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के तमिलनाडु दौरे काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अमित शाह जी के लिए बढ़ गए। अमित शाह जी के तो बढ़ ही गए हैं, प्रधानमंत्री जी के बढ़ जाएंगे। और जब जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ तमाम सारी घोषणाएं भी होती हैं योजनाओं की, चुनाव की घोषणा से पहले। अच्छा है, इसी बहाने कम से कम राज्य के विकास में भी कुछ काम होगा। और ये पुल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इसका लाभ मिलेगा। मैं बीजेपी पे एक बात कह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे सुखद बात ये रही कि जनसंघ के ज़माने में जब जो बना, उस वक्त पूरी दुनिया में एक वामपंथ की लहर थी,
एक सोशलिज्म का जमाना था, सोवियत संघ की क्रांति के बाद चीन की क्रांति, पूरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप पूरा जो है समाजवादी हो गया। तो उस वक्त जो जनसंघ की विचारधारा थी, जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जा सकता है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं था, ना भारत में ना दुनिया में। सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया में समाजवाद का जो है उसका मरसिया पढ़ दिया गया, उसकी इति शुरू हो गई, और दक्षिणपंथी विचारधारा जो है वो उसका उद्भव शुरू हुआ। और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ भारत में भी शुरू हुई। और भारतीय जनता पार्टी को जो विकास यात्रा है उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन मुझे लगता है 1988 का वो पालनपुर अधिवेशन है, 89 का पालनपुर अधिवेशन है, जब राम मंदिर को उन्होंने अपने एजेंडे में लिया। पहली बार राम मंदिर को एक राजनीतिक पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया, अपने राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुआ, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा आगे बढ़ी। तो वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है 1980 के बाद। 80 में तो स्थापना ही हुई थी, तो वो एक, और उसको उस मूल मुद्दे को छोड़ा नहीं भाजपा ने। लेने के तुरंत बाद उसको कोई सफलता नहीं मिली, थोड़ी बहुत सफलता मिली, 2 सीटों से 84-45 सीटों पर आ गए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे गठबंधन, वीपी सिंह का असर, वो सब था। लेकिन पार्टी स्लिप रोड छोड़ के हाईवे पर आ गई थी। हाँ, हाईवे पे आ गई थी, लेकिन पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं। मतलब सरकार उसके बहुमत की बनी है आकर के 2014 में, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर करते रहे, मुद्दे को उन्होंने अपने साथ रखा। तो वो एक बहुत बड़ी बात रही। दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारत के किसी भी राजनीतिक दल के पीछे ऐसा कोई संगठन नहीं है। बिल्कुल। आरएसएस का जो पूरा तंत्र है, उसकी जो विचारधारा है और उसके कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है और जो मेहनत है, वैसे वो बेजोड़ है। आप उससे सहमत हो असहमत हो उसकी विचारधारा से, वो व्यक्ति के अलग, लेकिन उनकी जो निरंतरता है उसने भाजपा की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये बात भी सही है कि भाजपा के विकास इस देश में, चूंकि ये नायक प्रधान देश है, भारत अवतार पूजा का देश है, यहाँ राम कृष्ण गांधी मतलब नेता के पीछे देश चलता रहा है। तो जैसे ही नेता बना, जब तक भाजपा में संगठन बहुत मजबूत था आरएसएस का, लेकिन नेता जब अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में आए और देश ने स्वीकार किया, तो भाजपा की यात्रा बढ़ी। और 10 साल फिर अटल जी के बाद भाजपा की यात्रा रुक गई। जैसे ही नरेंद्र मोदी एक नेता के रूप में स्थापित हुए, लोकप्रिय हुए और जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा हो गई, तो भाजपा फिर आगे बढ़ी। तो नेता और संगठन दोनों का जो एक संयोग है, वो भाजपा के लिए बहुत जबरदस्त उसकी पूंजी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया भाई। संगठन भारतीय जनता पार्टी का कभी भी बहुत कमजोर कभी नहीं रहा। हाँ। लेकिन जब नेता रहा पास में, तब पार्टी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ, ज्योति बसु का कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। और अगर समीर जी, अगर आज आप पॉलिटिकल ग्राफ देखिए, ऑलमोस्ट क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ऑफ द ओल्ड डेज उसको रिप्लेस कर दिया है। मैं पॉलिटिकल स्टैंप की बात कर रहा हूं भाई। आज आप दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों को अगर आप छोड़ दें, तो दक्षिण में, उत्तर भारत में कश्मीर तक में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। उत्तर में एक पंजाब राज्य आप छोड़ दीजिए, पूरे पश्चिम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। कौन सोचता था उड़ीसा जीत लेंगे। अब एक बंगाल रह गया है पूर्व में, ईस्ट में, वो एक फ्रंटियर है जो भी बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई। विपक्ष का नेता बीजेपी के पास ही, और बीजेपी वहां सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी जो है वो बन चुकी है। अब आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लास्ट फ्रंटियर कौन सा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो आज हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का फुटप्रिंट नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी उपस्थित है। कहीं बहुत मजबूती से सत्ता में लंबे समय से जुड़ी हुई है, कहीं भाजपा विपक्ष के नेता के रूप में है, और कहीं स्ट्रेचर पहुंच गई है कि आगामी दिनों में वो वहां पर विपक्ष की नेता बन सकती है या सत्ता में आ सकती है, जिसमें उदाहरण के रूप में पंजाब का राज्य लिया जा सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी भविष्य में आ सकती है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हम 1980 से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, संघ तो हमेशा से रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। संघ कब सत्ता दिलवा पाया? नागपुर में तो भारतीय जनता पार्टी 2000 पहले संघ तो मुख्यालय नागपुर में, 2014 तक संघ अपने भाजपा के उम्मीदवार को चुनाव नहीं जितवा पाता था। विलास मुत्तेराव 6 बार के सांसद बने वहां पर, तब भी संगठन था संघ का, लेकिन चेहरा नहीं था आपके पास जिस पर पूरे देश की लोकप्रियता हो और जिसके नाम पर पूरा देश एक साथ आपके साथ खड़ा हो सके। संगठन अपनी जगह, लेकिन आपके पास चेहरा तो होना चाहिए। अटल जी और राम जन्मभूमि की जो बात की जाती है कि राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। भारतीय जनता पार्टी के कारण तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता गंवाई 4 राज्यों के राम मंदिर पे, और जब चुनाव हुए तो 3 राज्यों में चुनाव हार गई।
8वां दिन रथ यात्रा की, लेकिन उसका कोई भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिला। अटल जी ने 13 दिन की सरकार बनाई, फिर 13 महीने की बनाई, फिर 4 साल 8 महीने की सरकार बनाई और फिर वो सत्ता से बाहर हो गए 10 साल के लिए। तो राम मंदिर कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता के लिए काम में नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का विश्वास था उनके मुख्यमंत्री के रूप में काम का, उसने भारतीय जनता पार्टी को टर्निंग पॉइंट दिया है कि 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, चाहे वो संगठन के रूप में बढ़ी हो या पूरे प्रदेशों के अंदर आप कह रहे हैं कि इन 45 साल में सबसे बड़ा माइलस्टोन नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह फर्क पड़ा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी 13 राज्यों में खुद की सरकार है, 7 राज्यों में सहयोगी सरकार है, 13 करोड़ से ज्यादा उसके अगर सदस्य है, संघ का संगठन है, लेकिन संगठन किसके पीछे काम करेगा? वो चेहरा तो होना चाहिए।